आज भारत में क्रिकेट एक धर्म है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा भी था जब भारत को एशिया का ब्राजील कहा जाता था। हाँ, फुटबॉल में। ये कहानी है भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर, उसके पतन और फिर दोबारा उठने की कोशिश की। ये है द राइज एंड फॉल ऑफ इंडियन फुटबॉल। भारत में फुटबॉल 19वीं सदी में अंग्रेजों के साथ आया। 1893 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई। धीरे धीरे बंगाल, गोवा और केरल जैसे राज्यों में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय हो गया। 1911 में मोहन बगान ने अंग्रेजों की टीम को हराकर IFA शील्ड जीता। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आत्मसम्मान की जीत थी। 1950 से 1960 का समय भारतीय फुटबॉल का सबसे शानदार दौर था। इसे भारतीय फुटबॉल का गोल्डन एरा कहा जाता है। उस समय टीम के कोच थे सैयद अब्दुल रहीम। वे बहुत सख्त लेकिन समझदार कोच थे। उन्होंने खिलाड़ियों को फिटनेस, अनुशासन और टीम वर्क सिखाया। उनकी ट्रेनिंग की वजह से भारतीय टीम एशिया की सबसे मजबूत टीम बन गई। 1951 एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता। ये टूर्नामेंट भारत में ही हुआ था और ये आज़ादी के बाद देश के लिए बहुत गर्व का पल था। 1962 एशियन गेम्स जकार्ता में भारत ने फिर से गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीम को हराया। ये जीत साबित करती थी कि भारत सिर्फ भाग नहीं ले रहा था, बल्कि एशिया पर राज कर रहा था। उस समय के बड़े खिलाड़ी थे पीटे बैनर्जी, तेज और शानदार फॉरवर्ड, चुन्नी गोस्वामी, कप्तान और बेहतरीन लीडर, तुलसीदास बालाराम, दमदार अटैकिंग खिलाड़ी। इन तीनों को भारतीय फुटबॉल की गोल्डन ट्रायो कहा जाता है। 1956 के ओलंपिक में भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा। ये आज तक का भारत का सबसे बड़ा ओलंपिक फुटबॉल प्रदर्शन है। उस दौर में दुनिया भारतीय फुटबॉल को गंभीरता से देखने लगी थी। भारत को एशिया का ब्राजील कहा जाने लगा था। ये सच में भारतीय फुटबॉल का सबसे गर्व का समय था। लेकिन 1970 के बाद भारतीय फुटबॉल की हालत बदलने लगी। कोच अब्दुल रहीम के निधन के बाद टीम के पास कोई मजबूत दिशा या लंबी योजना नहीं रही। उनके जाने के बाद नेतृत्व कमजोर पड़ गया और सही फैसले नहीं लिए गए। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। खराब प्रशासन, फुटबॉल संघ में सही प्रबंधन की कमी थी, फैसले समय पर नहीं लिए जाते थे। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्टेडियम, ट्रेनिंग ग्राउंड और सुविधाएं नहीं थी। युवा खिलाड़ियों पर कम ध्यान, नई प्रतिभाओं को ढूंढने और तैयार करने की मजबूत व्यवस्था नहीं थी। राजनीति और भ्रष्टाचार, खेल से ज्यादा राजनीति होने लगी, जिससे विकास रुक गया। उसी समय दुनिया के दूसरे देश अपनी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग बना रहे थे, खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय मौके दे रहे थे, लेकिन भारत इन बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पाया। धीरे धीरे भारतीय फुटबॉल एशिया में भी पीछे होने लगा और जो टीम कभी शिखर पर थी, वो संघर्ष करने लगी। 1983 में जब भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, तब देश में सब कुछ बदल गया। क्रिकेट अचानक सबसे बड़ा खेल बन गया। पैसा, स्पॉन्सर और मीडिया का ध्यान पूरी तरह क्रिकेट की तरफ चला गया। टीवी पर ज्यादा क्रिकेट दिखाया जाने लगा और कंपनियों ने भी क्रिकेट में ज्यादा निवेश किया। इसका असर फुटबॉल पर पड़ा। फुटबॉल को कम समर्थन मिलने लगा। धीरे धीरे भारतीय फुटबॉल लोगों की नजरों से दूर होता चला गया। 2014 में इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई। इससे भारतीय फुटबॉल में नई उम्मीद जगी। इस लीग ने कई अच्छे बदलाव किए। विदेशी खिलाड़ी भारत आए, जिससे खेल का स्तर बेहतर हुआ। स्टेडियम में दर्शकों की संख्या बढ़ी। युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। साथ ही आई लीग भी चलती रही, जिससे देश में फुटबॉल की प्रतियोगिताएं जारी रहीं। इसी दौर में नए स्टार खिलाड़ी सामने आए। उनमें सबसे बड़ा नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री आज भारत के सबसे बड़े फुटबॉल आइकन माने जाते हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन और गोल से भारतीय फुटबॉल को नई पहचान दिलाई। भारत अभी भी फीफा रैंकिंग में टॉप टीमों से पीछे है, लेकिन अच्छी बात यह है कि देश में नई नई फुटबॉल अकादमियां खुल रही हैं। युवा खिलाड़ी विदेशों में ट्रेनिंग ले रहे हैं। महिलाएं भी फुटबॉल में आगे बढ़ रही हैं। भारत ने हाल के सालों में कई जूनियर टूर्नामेंट्स होस्ट किए हैं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। जरूरत है सही सिस्टम, सही निवेश और लंबी योजना की। अगर सब कुछ सही रहा तो एक दिन भारत फिर से एशिया का ब्राजील कहलाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही सच्ची और अनकही कहानियां लाते रहेंगे।